क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर जो जर्नी इनसाइड द एटम के बारे में बात करता है, वो एटम जिसको हमने कभी खुली आंखों से देखा नहीं और मुझे उसके बारे में पढ़ना है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे भी तुम पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते रहते हो, जानता हूं मैं इस एज के बच्चों को। खैर छोड़ो, एक एटम को हमने कभी देखा नहीं और उस एटम के अंदर क्या है हमको वो भी नहीं मालूम, लेकिन हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखने जा रहे हैं और मात्र 30 मिनट में बस देखते जाओ और इतने मजे के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको भी मजा आ जाएगा। बोले यार क्या मास्टर है यार। खैर छोड़ो, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी, भाई हम किससे मिलके बने हुए? भाई सेल से मिलके बने हुए क्या? एक पेरेंट सेल, एक मदर सेल और एक फादर सेल, और फिर वहां पे जो फ्यूज हुआ। बोले सर ये केमिस्ट्री में वायु क्यों पढ़ा रहा हो? अरे उसी सेल से शुरुआत हुआ है सब, फिर इतने बड़े बड़े हम सांसरी के दिख रहे हैं कैसे? मतलब अब ये बात कहना चाह रहा हूं कि किसी भी लाइफ का, भले लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसका एक बेसिक यूनिट कौन सी है। तो देखो यहां पे एग्जांपल दे रखा है आपके बुक का फ्रंट पेज में, आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे कि अरे यार यहां पर जो है फ्रंट और बैक टिप चल ठीक है भाई। ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, प्रोटीन। भाई सीधी बात कहना चाह रहा हूं, हम लोग एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन सेल से भी थोड़ा और नीचे जाओगे तो न्यूक्लियस मिलेगा, उसके अंदर प्रोटीन रहता है भैया। आरएनए, डीएनए याद आया क्या? नहीं आया तो सीख लो। फिर उससे क्या बना सेल, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना हम और आप। देख रहे हो क्या एक बेसिक चीज से इतनी बड़ी चीज बनी। अच्छा यहां पर भी अगर देखोगे तो भैया मिट्टी रेत से क्या बनाते? ईंट, ईंट से क्या बनाते? दीवार, दीवार से क्या बनाते? रूम, और रूम से क्या बनाते? घर। मतलब हर एक चीज के पीछे एक बेसिक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, और उसी बेसिक चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एटम। ये देख रहे हो, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। अब ये दो बताओ, ये कार्बन और हाइड्रोजन H2O, भैया जल ही जीवन है। इंपॉर्टेंट तो बहुत है भैया चैप्टर, मजे के साथ देखो मजा आएगा। चलो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना पुराने जमाने में चलते हैं हम लोग, ठीक है, ईसा मसीह के भी पहले के जमाने में चलते, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बात बता दूं, पहले के हमारे जो महर्षि मुनि थे ना, वो क्या कहते थे मालूम है? मैटर को पदार्थ कहते थे। क्या कहते थे? पदार्थ, ठीक है। तो चलो, और वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब भी आने वाले, अपन इंडियन किसी से कम है क्या? नहीं है भाई। चलो भाई, चलो देखो, जो भी आपके आसपास दिख रहा है, दिस ऑल आर मैटर। जो भी दिख रहा है, ऐसा नहीं किया अरे भाई मैटर हो गया, वो वाला मैटर नहीं। ये मैटर मतलब जो भी आसपास दिख रहे हैं ना, ये दिस ऑल आर मैटर, भले वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, भले बेंच हो या टेबल हो या कुर्सी हो या फिर चांद तारे सितारे जो भी है तोड़ ताड़ के ले आओ तुम, मतलब दिस ऑल आर मैटर। लेकिन हाँ, आपका फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करता, मतलब वो मैटर नहीं है। फीवर कितना है वो मैटर नहीं है, आप कितना हॉट, और सॉरी टेम्परेचर कितना ज्यादा है वो मैटर नहीं है। मैटर जो फिजिकली दिख रही है आपको। अच्छा बोले सर एयर तो फिजिकली दिखती नहीं, लेकिन जो है एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दिस ऑल आर मैटर। तो सीधी सी बात क्या हूं कि यार वो होते हैं विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसके पास मास होता है और वो जगह घेरता है। और मैटर जो होता है ना बच्चा, मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल। अरे स्मॉल लिखता हूं, क्या टीनी टीनी करेगा अपन, स्मॉल पार्टिकल। ये ध्यान रखना भाई, मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जगह घेरता है, और वो उसके पास मास होता है, वो जगह घेरता है। क्या आपकी फीलिंग्स ने कौन सा जगह घेर लिया भाई? नहीं ना, तो वो मैटर नहीं है। ये मैटर जो दिखेंगे आपको। अब मैटर अगर बात करें कोई स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने तरह के होते हैं? एक तो भैया सामने वाले को छेड़ दिया, एक मैटर हो गया। उसने मेरे को गाली बक दी, वो मैटर हो गया। वो वाले मैटर अभी भी नहीं बात कर रहा हूं मैं। स्टेट ऑफ मैटर देखो जाए तो क्या होता है भैया, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ये मैटर होता है। यहां पर देखो, भले ये लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, डजंट मैटर, मैटर है, ठीक है। सॉलिड ये तुम्हारे देख रहे हो, स्टोन, वुड, मेटल। लिक्विड वाटर, जूस, ऑयल, ये सब। गैस एयर, स्टीम, ऑक्सीजन, ये सब। भले लिविंग, अरे हाँ ना भैया, लिविंग नॉन लिविंग सब के सब, ठीक है, दिस ऑल आर मैटर। लेकिन जब आप बुक देखोगे ना तो आपको ना पहले पेज में थोड़ा सी बात की गई है वहां पे, एटम, ऑब्जर्व, एग्जामिन, इस तरीके से बात है। तो उसमें से बस थोड़ा सी ये बताना चाह रहे हो, बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग कि यार एटम जो होता है ना, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, खैर आपके घर में दीवार है, दीवार, उस दीवार को अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ईंटें मिलकर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है, लेकिन उसका एक बेसिक यूनिट क्या है? एक ईंट है क्या? तो उसी तरह कोई भी मैटर है ना, उसका एक बेसिक यूनिट क्या है?
एटम, किसी भी सब्सटेंस का। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब ये कह सकते हो एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, लिविंग हो या नॉन लिविंग। एवरी सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉक टू रोज, ओहो गुलाब, ठीक है, इज बिल्ट फ्रॉम एटम, सब के सब एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम जो है ना भाई, जैसे कि मैंने ले लिया आयरन, ठीक है, लोहा। अब लोहे का सबसे छोटा पार्टिकल अगर आप देख लोगे एटम, उसमें भी लोहे की प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आयरन का एटम लिया, सबसे छोटा एटम आयरन का मेटेरियल ले लिया, कोई सब्सटेंस ले लिया, अब उसके छोटा सा एटम निकालेंगे तो वो गोल्ड का निकलेगा, नहीं, गोल्ड की प्रॉपर्टी थोड़ी मिलेगी। वो गोल्ड की एटम में गोल्ड की प्रॉपर्टी मिलेगी, आयरन के एटम में आयरन की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये फोकट बातें, मतलब सॉरी, अच्छी बातें हैं, ये पढ़ना अपनों को, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अच्छा, एटम को थोड़ा फील कराता हूं मैं कि होता कितना है। जैसे कि अगर मान लो एक ग्रेन ले लिया मैंने, किसके, एक ग्रेन ले लिया सैंड के, एक जरा सी इत्तू सी, ठीक है, तो पता है उसमें कितने सारे एटम होते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है मालूम है, 2 क्विंटिलियन। 2 क्विंटिलियन का मतलब होता है 2 × 10 की पावर 18। अब 10 की पावर 18 को बड़े अच्छे से समझ सकते हो बच्चा कि 10 की पावर 6 तो कितना लग जाता है, 10 लाख। अरे ठीक है क्या, 10 की पावर 7 तो क्या लग जाता है, ये 1 करोड़। 10 की पावर 8, अरे मतलब जो भी है यार, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, 10 करोड़ हो गए। 7 जीरो तो संभाल नहीं पा रहे हम लोग, 1 करोड़। यहां पे 18 जीरो है, तो सोच सकते हो कितने सारे एटम हो सकते हैं। तो बस ये फील दिलाना चाह रहा था मैं, आगे देखो और क्या क्या फील दिलाता हूं। चलो भैया, अच्छा ये जो ओवर थिंकिंग है ना, सोच, ये जितने भी सवाल आपके पहले पेज पे लिखा है, जितने भी सवाल है सबके सब आगे जवाब मिलेंगे। बस यहां तो सोचते चलो कि ऐसा भी कुछ होता है। चलो भैया, अब देखो, रीडिस्कवरिंग द रूट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का मतलब जो रूट कहां से शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है, मैं बच्चा बता दूं, एक सीरीज चलेगा यहां पर। अब सीरीज चलेगा, ध्यान रखना कैसे सीरीज चलेगा। पहले किसी ने कुछ कहा, उसकी भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा, पहले किसी ने कहा इस केस में कोई दिक्कत आई, फिर दूसरे ने कुछ कहा एटम के बारे में, उसमें कोई दिक्कत आई, फिर तीसरे ने कुछ दिक्कत आई, चौथे ने, मतलब जिसमें जिसमें जो जो दिक्कतें आ रही थी उसको सुधारते चले गए और आगे बढ़ते गए। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं, साइंस इज अ डायनामिक इन नेचर। साइंस जो होता है ना, कभी रुकता नहीं है, वो चलते चलता है, नई नई डिस्कवरी होती रहती है। तो इसीलिए पुराने को भी याद करते हैं। अरे यार, तुम बाप बन गए तो क्या दादा को भूल जाओगे, नहीं ना, वो चलते जा रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। खैर अभी नहीं, आगे। तो महर्षि कणाद सबसे पहले एटम के बारे में बोलने वाले थे इंडिया। मैंने बोला ना, भारत, हिंदुस्तान। ओके, अब देखो बेटा क्या कहना चाह रहा, इन्होंने बोला कि कोई भी है ना, उसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ, और पदार्थ जो होता है ना, वो किस में माना होता है, सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसी सूक्ष्म कण को इन्होंने क्या बोला, परमाणु। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, लेकिन नॉलेज बहुत काम की दूंगा मैं। सूक्ष्म कण को इन्होंने क्या बोल दिया, परमाणु, ठीक है। जो भी पदार्थ मतलब सब्सटेंस होता भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उसी सूक्ष्म कण को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु। और उन्होंने क्या बोला मालूम है, ना तो आप परमाणु को छू सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, देख तो सकते ही नहीं। बोले भाई तो फिर क्या, उन्होंने एक और बात बोली कि यार देख, ये परमाणु आपस में ना मिल सकते हैं, परमाणु आपस में मिल सकते हैं। और अगर 2 परमाणु आपस में मिल गए तो उनको हम लोग बोलेंगे डायड्स। इसमें 2 एटम है, कितना भाई, एटम। अच्छा, परमाणु कोई बोलते हैं एटम बच्चा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। बोले परमाणु, अरे यार, 3 एटम क्या हो जाता है, ट्रायड्स। ये इस तरीके से इन्होंने बोला, बट कंबाइंड टू फॉर्म ऑल सब्सटेंस। भैया इन्होंने बोला, सारी चीजें बोला ना। और ये सारी बातें इनकी संस्कृत की बुक में लिखा था, संस्कृत वैशेषिका सूत्राज। अब बच्चा इनकी पुरानी फोटो तो दिखा नहीं सकते, ये मूर्ति देख लीजिए आप, इससे समझ जाइए कि यार क्या चीज थे जिन्होंने ये तक सोच रखा है। मतलब साइंटिस्ट है भाई। लेकिन हाँ, पहले के ऋषि मुनि लोग ना बहुत पढ़े लिखे होते थे, विद्वान होते थे। आजकल के ऋषि मुनि पंडित लोग ऐसे नहीं है यार, वो पढ़ाई लिखाई कम, झगड़े ज्यादा करवाते इधर उधर, है ना। इनसे दूर रहना अपनों को। चलो अब देखो यहां पर, ये चुप हो गए, बस इतना ही बोला सूक्ष्म कण। अब बोले यार कोई बाहर का, कोई किसी ने बोला, ये कहां से आए, ये ग्रीक वाले, लैटिन, जर्मन, ब्रिटिश, उधर के लोग, उनमें से। अच्छा, ये जो काम चल रहा है ना, कहां, ये जो काम चल रहा था ना, ये 600 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट। देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, ईसा मसीह जब पैदा हुए तब से लेके अभी तक, अभी क्या चल रहा है, 2026 ईस्वी, हिंदी में क्या लिखते हैं, ईस्वी, ठीक है। इसका मतलब आज से 2026 साल पहले ईसा मसीह दुनिया में आए थे। और उनसे भी 600 साल पहले, उनसे भी 450 साल पहले लोगों ने बात करी, उनसे भी 400 साल पहले बात करी, समझ सकते हो। चलो अब इन्होंने क्या बोला
मैटर के बारे में, बोले बहुत बड़ी मैटर है भैया ये तो। मैटर जो है ना छोटे कण से मिलकर बना है, बिल्कुल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो ना डिस्क्रीट पार्टिकल से। क्या है भैया, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं। मतलब मान लो ये एक मैटर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, सब अलग अलग, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। नॉट अ कंटिन्यूस सब्सटेंस, मतलब ये कंटिन्यूअसली में नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो बोला था छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और मैटर डिस्क्रीट होता है, बस इतना याद रखना। खैर दे के रखा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रिटस ने क्या बोला मालूम है, उन्होंने इनकी बात को ना आगे बढ़ा के उसका नाम दे दिया सिर्फ एटमोस, बस इतना याद रखना। क्या नाम रख दिया, एटमोस। एक्चुअल में क्या है मालूम है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये साहब स्टूडेंट है इनके, तो इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया इन्होंने। एटमोस का मतलब होता है अनकट, जिसको या फिर नॉट कट फर्दर, आगे और आप नहीं काट सकते भैया, हो गया तुम्हारा। तो उसको उन्होंने क्या बोला, नेम्ड पार्टिकल एटमोस व्हिच मींस अनकटेबल, बिलीव एटम वेरी इन शेप एंड साइज। और उन्होंने ये भी बोला कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग एटम होगा, कभी बड़ी हो सकती, कभी छोटी हो सकती। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अब भी सिखाता हूं मैं डाल्टन। अब बोलो, जो ये जो बातें चल रही थी ना, बस एक कथा थी उनकी, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था, इन्होंने ऐसा बोला, बोले अब दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, तो आए भैया जॉन डाल्टन। कब आए, 1803 में। एक्चुअल में 1803 में इन्होंने काम नहीं करा। इन्होंने कब काम करा मालूम है, ये जो काम एटॉमिक थ्योरी जो ना 1808 में करा। एक्चुअल में इस काम में 1803 में से लग गए थे। इन्होंने बोला पुराने जमाने को गया, छोड़ो उसको, अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। बोले क्या, बोले यार एटम जो होता है ना, एटम, मैं इधर कहीं लिखता हूं, इधर जगह नहीं है। बोले एटम जो होता है ना, उसको हम बोलेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जिसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इज नोन एज एटम। आप ये भी लिख सकते हो, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको आगे और कट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। और वो जो एटम रहेगा ना, कुछ ऐसा रहेगा, मतलब ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। यही डेफिनेशन तो मैंने आपको यहां बताया, ठीक है। अगर कोई ये एक क्वेश्चन भी है बच्चा, ये एक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है 2-3 नंबर में कि यार व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। इन्होंने बकायदा इस पे काम करा, तब जाके बात करा, ऐसा हवाबाजी कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने क्या बोला मालूम है, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास इन साइज एंड शेप। भाई देखो, अगर मान लो मेरे पास आयरन है, फिर से मैंने बोला आयरन है, ठीक है, तो आयरन भले तुम कहीं से नीचे जमीन से उठा लो या लोहे पिघला के कर लो, कुछ भी कर लो, आयरन कहीं से भी आपको मिले, उसके एटम का साइज सेम होगा, उसका मास सेम होगा, उसकी शेप सेम होगी। बस ये बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे। नहीं मैं नहीं, डाल्टन भाई, ठीक है। और सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब एक आयरन की जगह में अगर यहां पे ले लो गोल्ड, ये एयू का मतलब बच्चा गोल्ड है, और यहां पे इसका मतलब है आयरन, एफई का मतलब क्या है, आयरन। इसका एटम, इसकी एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी। इसको छत बनाने में काम आता है, ब्रिज बनाने में काम आता है, और ये तो अभी खरीद ही नहीं पाओगे भैया। मोदी जी ने कहा ना सोना मत खरीदो, ठीक है, तो ये तो अब खरीद ही नहीं पाओगे, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये बात हो गई। ये पोस्टुलेट्स डायरेक्ट अगर आपसे पूछे तो ये सवाल लिख दो फटाफट। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डिवाइड इनटू स्मॉल पार्टिकल और अ केमिकल रिएक्शन। मेरे को नहीं मिटा सकते हो ना मेरे को बना सकते हो भैया। मैं तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ, ना तो बना सकते हो ना तो मिटा सकते हो। मतलब नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, एटम कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो फ्रॉम टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब देखो इस पॉइंट का मतलब यहां देखो भाई, मेरे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है, इसके तरफ ब्लू ब्लू एटम है, ये ब्लू ब्लू क्या है, एटम है, इसके ग्रीन ग्रीन क्या है, एटम है। इन दोनों का हमने क्या करा है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक दो चीजों को मिलाते हैं ना, कुछ नया बनता है ना, वो करवा दिया हमने। जब रिएक्शन कराया तो क्या हुआ बच्चा, 2 तरीका हो सकता है। यहां पर देखो एक ब्लू एक ग्रीन, तो ये 1:1 है, ये भी क्या है 1:1 है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर एक ब्लू है 2 ग्रीन है, मतलब यहां पर 1:2। जो भी होगा ना ये एक सिंपल होल रेशियो में रहेगा, 1:2, 2:2, 3:4, 5:4। कभी ऐसा नहीं होगा 1:2.5 ना मुन्ना ना,
1.5 इस टू 1.5 इस टू 2.5 ना भाई, एकदम होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो समझ में आ गया। इन्होंने ना बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा एक और काम करा था इन्होंने, इंपॉर्टेंट थिंग में इसमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेड टू द फाउंडेशन मॉडर्न केमिस्ट्री में एक नया भूचाल ले आया भैया, और डेवलपमेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का मास क्या मतलब होता है मालूम है? रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद दोनों का मास बराबर रहेगा, इनिशियल बराबर फाइनल। ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए। अब एक और बात बता दूं, जैसे इन्होंने ये काम सारे दिए और भैया इनका बहुत वाहवाही नाम चलने लग गया, डाल्टन साहब डाल्टन साहब डाल्टन साहब। तो कहते ना जब तेरी चलती है तो मेरी जलती है, नहीं समझे? किसी की चलती है ना तो किसी की जलती भी है बच्चा, ऐसा ही कुछ होता है। तो लोगों ने क्या करा, बाकी साइंटिस्ट बिरादरी ने क्या करा, सवाल पूछने लग गए। बोले सवाल क्या क्या पूछने लग गए, पहले बात तो सुन। उन्होंने क्या बोला कि एटम ठीक है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, अब बता व्हाट एटम मेड अप ऑफ। अब वो एटम मिलके किससे बना हुआ है, तो तेरी तो व्हाट वुड बी एटम लुक लाइक। एटम को तो हमने देखा नहीं, कैसा दिखता है वो, हाँ कैसा दिखता है वो। और क्या व्हाट मेक्स द एटम वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द अदर, मतलब एक दूसरे के एटम अलग अलग क्यों है। कुल मिला के फालतू के सवाल बहुत पूछने लग गए, ऐसे सवाल पूछने लगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी मेड अप ऑफ, भाई इलेक्ट्रिसिटी किससे बना हुआ है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी आया, अब देखना आगे के एटॉमिक मॉडल कैसे आते हैं और क्या क्या बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो कुल मिला के इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछा गया जिनका जवाब इनके पास नहीं था। तो क्या बोला गया मालूम है, ना मुन्ना तुमने सही नहीं बताया, हमको तो कुछ और चाहिए। तो बोले ठीक है। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आया, एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेड टू शॉकिंग डिस्कवरी। उस टाइम पे ना बच्चा, जिस टाइम पे ये सब काम हो रहा था, उस टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक चीज की डिस्कवरी हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, मैं बताता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है। एक्चुअल में क्या है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जैसी माइकल फैराडे ये काम कर रहे थे मालूम है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर, इनसे काम कर रहे थे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं, हवा से बिजली बनाने, हवा से बिजली को पास करते, मतलब एयर के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते, ठीक है क्या। तो उस टाइम पे माइकल फैराडे काम कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेड एटम इज अ नॉट इंडिविजुअल और सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द एनी सब्सटेंस। डाल्टन ने क्या बोला था कि भैया एटम इंडिविजुअल होगा, इससे छोटा कुछ और हो नहीं सकता, इससे छोटा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माइकल फैराडे ने बोला ना मुन्ना ऐसा ना होगा। बोले क्या होगा, बोले एटम, मान लो ये आपका एटम है तो इस एटम के अंदर ना कम से कम 3 फंडामेंटल पार्टिकल होगा। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इसका होता कुछ बेसिक पार्टिकल होंगे और ऐसे ऐसे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे। बोले तेरी तो ये क्या, हम तो एटम को इंडिविजुअल मानते थे कि सबसे छोटा यही है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, एटम के अंदर भी कुछ होगा, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होंगे और बाकी 35 सब पार्टिकल। बोले 3 फंडामेंटल पार्टिकल जैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो हम लोग अभी बात करेंगे आगे पूरा। किसने बताया, इसने, हाँ भैया। इस टाइम पे ना, उस टाइम पे ना इस बंदे का ऑरा था, ऑरा, ठीक है। और ये ऑरा था मतलब ये कि यार इन्होंने बोला मतलब सही बोला होगा, ठीक है, ओके। और एक और चीज, डिस्चार्ज ट्यूब बताया था मैंने, हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कुछ तो ये कोशिश कर रहे थे। अब देखो आगे की कहानी, इतनी बात हो गई। अब इस बात को लेकर अब हम जो भी बात करेंगे ना, कोई तथ्य पे कोई बात नहीं करेंगे, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, विद एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अब एक्सपेरिमेंटल एरा चलने लग गया भैया। अंटिल द 19th सेंचुरी एटम, इससे पहले एटम को ही माना जाता था सबसे छोटा, लेकिन साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर ली कि सर्टेन एलिमेंट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल कॉल्ड रेडिएशन। मतलब ये हुआ कि पहले ये माना करते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ना कुछ ऐसे भी मटेरियल की डिस्कवरी हुई जिससे अपने आप रेडिएशन निकलता था। अभी बताऊंगा एक बहुत खतरनाक चीज, एटम बॉम्ब फटेगा हिरोशिमा नागासाकी। तो लेट डिस्कवर द फंडामेंटल पार्टिकल। भाई बस ये कहना चाह रहा हूं कि 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा, ये उस आदमी ने बोला है जो उस टाइम पे अपने नाम का लोहा मनवाता था। तो बोला यार भाई ने जो बोला सही बोला, मतलब साहब ने जो बोला सही बोला, चलो इसको ढूंढते हैं।
चलो उसको ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने से पहले एक छोटा सा बीच में एक नई चीज आएगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो बच्चा, डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन। अगर कोई आपसे रेडिएशन के बारे में पूछे तो मैं इसका सिंपल मतलब ये समझाता हूं, पहले समझ जाओ उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे आग जल रही, बोनफायर, बोनफायर से आप काफी दूर रहते हो, लेकिन उसका रेडिएशन आप तक आता है क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि आग उड़ के आ रहा आपके पास, लेकिन नहीं आता तो है ना उसका गर्म, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही क्या, वहां से रिलीज हो रही, तुम तक पहुंच रही क्या? एग्जैक्टली। लेकिन बिना बोन फायर के भी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो वहां से रेडिएशन निकाल रहे थे, उसी को इन्होंने क्या बोला? रेडिएशन। मतलब द डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन इज द डिस्कवरी दैट सर्टेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बोले ये बड़ा खतरनाक, बोले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट रेज और पार्टिकल नेचुरली एंड कंटिन्यूअसली। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। ये हेनरी बैक्यूरेल है ना, इनको ना एक क्या मिल गया था मालूम है? यूरेनियम, एक ऐसा मटेरियल मिल गया था, यहां से एक स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप रेडिएशन निकल रहा था भैया, रेडिएशन निकल रहा था, और उसी को उन्होंने क्या बोला? रेडिएशन। लेकिन यहां पर रेडिएशन क्या कर रहे हैं मालूम है? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके रेडिएशन निकाल रहे हैं। कायदे से ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब। हेनरी बैक्यूरेल, बस यहां पे आपको यूरेनियम की बात करनी पड़ेगी। रेडिएशन समझ जाना, जो वो मटेरियल मिला था, या फिर जो इसका खास नाम है यूरेनियम, और भी है रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है? इससे बॉम्ब भी बनता बच्चा, एटम बॉम्ब बनाते हैं इससे, ठीक है? ये सारी चीजें, ये रेडिएशंस। अब भैया देखो, याद करो किसको? माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि देखो एटम सबसे छोटा होता नहीं है, इसके अंदर भी कुछ चीज होती है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, बाकी 35 सब पार्टिकल। बोले यार भाई ने बोला मतलब है होगा, चलो ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ढूंढने के लिए आया कौन? डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। जे थॉमसन को भरोसा था कि माइकल फैराडे ने गलत नहीं बोला होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मालूम है? पहले सारे फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कर लेंगे, और उसके बाद इसका मॉडल की बात करेंगे, किसने कौन सा मॉडल दिया, ठीक है? फिर उसके बाद हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। आगे की कहानी देखो, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भैया देखो, शांति से सुनना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे सवाल आएंगे यहां से, ठीक है? पहला, जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करा। डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करने से, और डिस्चार्ज ट्यूब और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा, ठीक है? और उन्होंने एक बहुत खतरनाक चीज निकाली, कैथोड रेज, और उसके अंदर था इलेक्ट्रॉन। मैं अब साफ समझाता हूं, ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, ठीक है? ये एक ग्लास ट्यूब है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, है ना? बच्चा ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, इसको नेगेटिव वाले को इन्होंने बोला कैथोड, ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव, इसको इन्होंने बोला एनोड। मैं पूरी बात करेक्ट करता हूं, ठीक है? यहां पर लगभग वेरी हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट डाला इन्होंने, 10,000 वोल्ट। 440 वोल्ट तो सलमान खान को ही लगा था, वो भी नहीं झेल पाया भैया हमारा, ठीक है? अब 10,000 वोल्ट में क्या ही होगा तुम समझ जाओ, ओके? हाई वोल्टेज वगैरह इतनी सारी बात हो गई। इन्होंने क्या करा मालूम है? सुनना मेरी बात, अंदर जो भी एयर था उसको वैक्यूम करके बाहर निकाल लिया। वैक्यूम करके क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, और एक गैस को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को। बुक में लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताऊंगा, क्योंकि यही टॉपिक तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। और हाइड्रोजन गैस को फिल करा इन्होंने, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बात करेंगे आगे। यहां पर लो प्रेशर रखा, बहुत ज्यादा लो प्रेशर, और एक और चीज हाई टेम्परेचर रखा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है? इस लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर किसकी वजह से? ये 10,000 वोल्ट की वजह से। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसा फ्लो होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है? इतनी बात कर दी। जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन करा तो इस केस में क्या हो रहा है? ड्यू टू हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर, ये जो हाइड्रोजन गैस था, H2 गैस, अगर आप इसको कायदे से ध्यान से देखो तो 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से, क्या बोला मैंने? हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है बच्चा, ये हो गया आयोनाइज। डिस्चार्ज ट्यूब का यही काम है, यहां पे गैस को, जो भी मटेरियल गैस को भरोगे वो आयनाइज हो जाएगा, इसकी वजह से। जब आयनाइज हो जाता है मतलब क्या होता है मालूम है? ये बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चा? ब्रेक हो जाता है इनके बीच में। तो क्या बचेगा? एक H पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर देख पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही आपका कहलाएगा कैथोड रेज। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ। मतलब इतनी तो बात बता दी।
जैसे ही इन्होंने क्या करा, पूरा सेटअप तैयार करा, डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पे जो गैस था उसको पहले वैक्यूम करा और हाइड्रोजन गैस डाल दिया और उसके बाद क्या करा, खटका चालू कर दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या करा मालूम है? अच्छा, ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखना, कैथोड से कुछ निकल रही थी, कैथोड से कुछ निकल रही थी, किसके तरफ जा रही थी? एनोड के तरफ। बोले कैसे पता चलेगा? यहां पर ना एक परफोरेटेड जाली लगा दिया था, परफोरेटेड एनोड लगाया था, मतलब जाली वाला। और इधर क्या लगा दिया मालूम है? इधर लगा दिया इन्होंने ZNS, एक केमिकल है, अगर यहां से कोई टकराएगा तो चमक निकालेगा। एक केमिकल है, यहां से कोई टकराएगा तो चमक निकलेगा। तो इन्होंने क्या देखा मालूम है? यहां कैथोड से बहुत सारे ऐसे रेज निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से बहुत सारे रेज निकल रही थी और किसके तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ। तो इसकी दिमाग की बत्ती जली। बोले अबे यार ऐसे कैसे हो रहा है, कैथोड से ही क्यों निकल रहा है? तो कैथोड से निकलने के पीछे रीजन ये है कि अगर कोई नेगेटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब जरूर इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। भैया तुम भी अट्रैक्ट होते हो, ध्यान रखना इस बात का जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब जरूर इसके पास नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, सबको मालूम है ये चीज। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज जो है ना, यही ये जो कैथोड रेज कंटेन, ये एक इलेक्ट्रॉन था। क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज में ये कहना चाह रहे हो कि कैथोड रेज कंटेन इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो कैसा? नेगेटिव। इसको -e भी लिखते हैं, और इसका चार्ज अगर देखा जाए तो बच्चा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव नेचर क्या है? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सिंबल क्या है? E नेगेटिव। ये बात इन्होंने देखा। तो क्या आपको कैथोड रेज समझ में आया? कैथोड रेज समझ में आ गया? ठीक है भाई, इतनी बात हो गया। आयनाइज हो गया था हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होगी। कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी आपसे स्कूल में पूछेंगे, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है? कि जो कैथोड रेज जो यहां से कैथोड से निकल रहा था, यहां से देखो कैथोड से, ये मेरा कैथोड रेज है, इसकी क्या क्या खास बात होती है? क्यों कैथोड रेज? क्यों? क्योंकि भैया कैथोड से निकल रहा था और ये था आपका एनोड। तो पहली बात तो ये कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये आपका क्वेश्चन, तो पहला बोलना कि यार सीधे सीधे जाता है। तो दे कॉज फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब। मैंने बोला था ना यहाँ पे जाली वाला एनोड लगाया था, जिससे अगर ये यहाँ पे जा रही थी तो जो जाली से पास हो रही थी, यहाँ टकरा रही थी, यहाँ पे टकरा रही थी, तो चमक आ रहा, तो पता चल रहा था कि हाँ भैया सीधे सीधे ट्रेवल कर रही है। अच्छा, दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज अभी हमने बात करा कि यार देखो, एक है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बैटरी है हमारा, ठीक है? अगर मैं यहां से कैथोड रेज पास करूं तो पक्का मैं बता रहा हूं इधर मेरा ट्रेवल करेगा। किसकी तरफ बैंड होगा? पॉजिटिव की तरफ। भैया कैथोड रेज के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उसी को तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। भाई समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें अगर देखोगे ना तो इसमें भी नॉर्थ पोल की तरफ बैंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, ठीक है? अच्छा, दे कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात ठीक है? ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ आपका कैथोड रेज। चलो भैया, इतनी बात तो हो गई। अच्छा, एक और चीज, यहां पर इतनी बात बताने के बाद ना रदरफोर्ड ने एक मॉडल ही दे दिया, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। भैया इसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल्ड में। इन्होंने बोला कि देखो भैया, एटम जो होता है ना, ऐसा गोल गोल होता है और इसमें ना इलेक्ट्रॉन भी कहीं रहता है और प्रोटॉन भी कहीं रहता है। सॉरी, इस मॉडल से मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, बस ये थॉमसन मॉडल इन्होंने बोला कि यार देखो, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसने ये बात तो बोला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं है। अभी मैं दिखाता हूं वो कहां है, तो उसके लिए अच्छा बच्चा, यहां पर ये जो नोट्स देख पा रहे हो आप बाकायदा, ये आपके स्कूल के हिसाब से पूरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरी कहानी आप देख सकते हो। कैथोड से बीम ऑफ लाइट निकल रही है, इसने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रखा है, इसी को हमने बोला कैथोड रेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो है ना, ये जाली आपकी परफोरेटेड है, मतलब जाली वाली है ये, और यहां पर आपका चमक ZNS है। ये तुम्हारा 10,000 वोल्ट की बैटरी है। बात समझ में आ रहा है? सवाल क्या क्या बन सकता है? यहां देखो, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन एनोड रेज यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब, ही फाउंड दैट रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड,
और उसको हमने बोला कैथोड रेज। क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? अगर कोई पूछे व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जहां पर लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में गैस को फिलअप किया जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। बात समझ में आ रहा है? और इस हाई वोल्टेज की वजह से जो भी गैस अंदर रहता है वो आयनाइज हो जाता है। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, भैया इसमें ऑब्जर्वेशन क्या दिखा आपको? ऑब्जर्वेशन क्या देखा? तो देखो, रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, इसलिए हम इसको बोलेंगे कैथोड रेज। एक तरह से ऑब्जर्वेशन को आप बोल सकते हो पोस्टुलेट्स। तो अगर कोई पूछे पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ, क्या पढ़ रहे थे अपन? जे थॉमसन, ठीक है, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पोस्टुलेट्स, स्ट्राइक, फ्लोरोसेंट, चमक निकलाएगी, दे कांट शेडो, इसके रास्ते में जो आएगा उसको शेडो बनाएगा। बाकी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कंक्लूजन, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। और ये जो पहले बताया था मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये क्या ये एक तरह से क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलो भाई आगे बढ़ते। जैसे ही थॉमसन ने बोला, उन्होंने एक एटम मॉडल भी दिया, वो मॉडल हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सिस्टमेटिक हो जाएगा यार, थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में है, एनसीईआरटी है ना, सीधे मुंह बात कहाँ करती है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो बोले यार चलो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हैं, नेगेटिव तो इसने बता दिया, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हैं। लेकिन पता है इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत पहले किन्हीं ने देखा था। किसने देखा था? किसने देखा था? गोल्ड आइंस्टीन ने। एक्चुअल में डिस्कवरी में इन्हीं का नाम जाता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी। लेकिन याद करो, यहां देखो, ध्यान से सुनो, क्या ये काम 1897 में हुआ था क्या? और ये काम देखो 1886 में हुआ था। समझ आ रहा है? 8-9 साल पहले भैया, बहुत पहले इन्होंने कर रखा था। किसने? गोल्ड आइंस्टीन ने। लेकिन एक बात बोलो, इन्होंने सिर्फ ना ऑब्जर्व करा था कि एक पॉजिटिव रेज है, एक पॉजिटिव रेज है जिसको इन्होंने बोला एनोड रेज या कैनाल रेज। सिर्फ ऑब्जर्व करा था इन्होंने, कोई थ्योरी और उसके बारे में कोई भी बात ज्यादा कुछ करी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए ना तो एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाला जो है ना रदरफोर्ड। कौन है भैया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी, लेकिन नाम इन्हीं को जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड किसी और नाम पे फेमस है, इसका एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करी थी इन्होंने। चलो, तो ये जो है ना कहानी ये था कि जैसे यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम कहानी, पूरा सेटअप 10,000 वोल्ट ले लो आप, पूरा सेटअप वही 10,000 वोल्ट लिया। यहां पे हाइड्रोजन गैस लिया, लो टेम्परेचर ले लिया हमने, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये जो हाइड्रोजन इसके अंदर है H2 भैया, H और H ये बॉन्ड ब्रेक, H पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। बाबू ये तो तुम्हारा कैथोड रेज था, लेकिन ये क्या है मालूम है? यही तो है तुम्हारा एनोड रेज। भाई ये पॉजिटिव था ना, ये नेगेटिव था ना, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल। भाई +2 -2 न्यूट्रल आया कि नहीं आया? ठीक, यही एनोड रेज को इन्होंने क्या नाम दिया मालूम है? कैनाल रेज। सेम एपरेटस, सेम सिस्टम, बस फर्क क्या है मालूम है? यहां पर इन्होंने परफोरेटेड जाली कैसा ले लिया? इधर जाली इधर लगा दी और यहां पे लगा दी चमक। वही चमक इफ्लोसेंट ZnS, जिंक सल्फाइड इसका नाम है। बस समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ उसी टाइम पे, यहां से जब इधर चमक आने लग गया तो क्या होगा भैया? बोले हाँ यार एक और एनोड रेज है। मतलब रदरफोर्ड का ही पूरा का पूरा सिस्टम था। बस उन्होंने क्या करा, इधर जो परफोरेटेड जाली था वो इधर लगा दी और इधर जो चमक था उसको इधर लगा दिया, तो पता चल गया कि हाँ यार ये भी कुछ है। अच्छा, देखा गया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और वो उसका जो मैग्नीट्यूड चार्ज का होता है 10⁻⁻19 कूलम, 1.60 10⁻⁻19 कूलम। और P पॉजिटिव लिखते हैं या फिर कभी कभी +E भी लिखते हैं ये लोग, ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या भैया? पहली बात तो किधर से निकल रहा है? एनोड से। एनोड से, तो इसका नाम होता है कैनाल रेज। कैनाल रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इसी को इन्होंने क्या बोला? प्रोटॉन, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, देखो फिर से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है। भैया यहाँ पर अगर मैं एनोड रेज लेके जा रहा हूँ तो पक्का नेगेटिव की तरफ बैंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। आ जा भैया इधर, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ पोल साउथ पोल का केस ऐसा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का केस ऐसा है कि अगर जाएगा तो साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स है, आगे भी फिजिक्स है, ऐसा नहीं कि इतना ही खत्म हो गया। जितना आपकी क्लास में उतना बता रहे हैं, बाकी जो डिटेल है ना वो 11th क्लास में। देयर मासेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये तो बात क्लियर है? चलो भाई, अब इसको ना एक डिटेल बताता हूं स्कूल में नोट्स के हिसाब से। पहली बात तो
डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन कैनाल रेज यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब, किसने डिस्कवर करा? गोल्ड आइंस्टीन। भैया ठीक है क्या? और इसका नाम दिया कैनाल रेज या एनोड रेज। क्वेश्चन ये आ सकता है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, एक तरह से पोस्टुलेट है या फिर प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज। पहली बात, रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे मूव अपोजिट टू द कैथोड रेज, भैया अपोजिट मूव करेगा। दे पासेस थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड। देखो ये यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ही हमारी है ना, मैं बता रहा हूं जो बताना चाह रहा हूं। देखो अरे क्या हो गया भाई तू, हाँ ये सेम सिस्टम है, वही 10,000 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट, कोई बुराई वाली बात अभी भी नहीं है। ये आपका क्या कैथोड, ये आपका एनोड। इन्होंने क्या करा, इधर जाली लगा दी और इधर क्या कर दी, चमक लगा दी। बात समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड के, वो लगा दिया इफ्लोरोसेंट। तो जैसे यहां से कुछ निकला, यहां पर उनको क्या मिला, स्पॉट्स मिले, मतलब एक रेज कैथोड से एनोड की तरफ तो जा ही रहती, एक एनोड से भी कैथोड की तरफ आ रही है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन ये बन सकता है, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। क्लियर है? अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये देखो, ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दे आर डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बात कर ली थी अपन में, अपोजिट डायरेक्शन तो कैथोड रेज के अपोजिट होगा, देयर मास इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। ये सारी बात अपन ने कर रखी है, ये सारी बात अपन ने कर रखी है। मतलब आप एक सिंपल शॉर्ट नोट्स इससे बना सकते हो। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद ही एटॉमिक मॉडल आ गया था। न्यूटन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, न्यूटन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, क्योंकि भैया न्यूट्रल पार्टिकल किसी को पता ही नहीं चलता था, कोई डिविएशन शो ही नहीं करता था। देखो अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये तो न्यूट्रल है भैया, मैं कहां जाऊंगा? तो इसको डिस्कवर करने के लिए कौन आए? जेम्स चैडविक, फिजिसिस्ट थे भैया, है ना। 1932 इलेक्ट्रॉन 1897। वैसे सन की जरूरत ही क्या है मेरे को, नाम याद रखो जेम्स चैडविक बस, 9th क्लास के सेट। ही डिस्कवर बाय द बम्बार्डिंग ऑफ अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल सारा अभी तुमको दिक्कत देगा, बोहर मॉडल में और अच्छे से बात करेंगे। चलो थोड़ा सा बता देता हूं क्या कर रहा है इन लोगों को मालूम है। इन्होंने लिया हीलियम 24, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास है, इसी को बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल। का जैसे क्या मालूम है, अरे हीलियम है ये, हीलियम गैस जानते हो ना। किसी को जैसे अरे किसी स्कूल में बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, या फिर ऐसे भी गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ने लग जाते हैं, तो वो ना ऑक्सीजन से नहीं फुलाते, उसको हाइड्रोजन से फुलाते या हीलियम से फुलाते। ठीक है, इसने एक बेरिलियम लिया, भैया ये भी एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास होता है 9। जैसे ही इसको इस पर बम्बार्ड करा तो यहाँ पे कार्बन निकला 12 प्लस में 0 1 1। बोले सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया, अभी समझाता बेटा। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी देख लो, न्यूट्रल होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब को। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मास इज अप्रोक्सीमेट 1 mu, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियर अबाउट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखो न्यूक्लियस आया ना, मतलब मॉडल अभी आया नहीं हमारे पास, मॉडल अभी आएगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट द मास ऑफ द एटम। ठीक है भैया, इतनी बात तो हो गई। देखो इन्होंने क्या करा मालूम है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी? जेम्स चैडविक ने, इन्होंने लिया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहां से मिलेगा मालूम है? यूरेनियम। बता देना रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन में ये अल्फा पार्टिकल भी होता है। यूरेनियम का सोर्स लिया, यहां से अल्फा पार्टिकल निकाला, यहां पे बेरिलियम लिया, मतलब यहां से क्या मिला आपको? हीलियम। यहां से लिया इन्होंने बेरिलियम, बेरिलियम भी एक मटेरियल होता है भैया। जैसे इन्होंने अब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करा तो यहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब निकलने लग गए, न्यूट्रॉन भी यहाँ से निकलने लग गए। यहाँ पर लगाया था इन्होंने एक बहुत बढ़िया सिस्टम जो डिटेक्ट करता था कि पॉजिटिव चार्ज आ रही है कि नेगेटिव चार्ज आ रही है ना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो आपस में एक दूसरे से डिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगा रखा है। फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रोटॉन भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा आ रहा है जो सीधे सीधे आ रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था उसी का नाम बोला इन्होंने न्यूट्रल। न्यूट्रल से बना न्यूट्रॉन। तो ये भैया जेम्स चैडविक ने ये काम करा। ये पॉइंट आप एकदम शांति से पढ़ोगे, तुमको मजा आ जाएगा, वीडियो रोक के पढ़ो। ऑब्जर्वेशन क्या मिला? दिस इज अ न्यूट्रल रेडिएशन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। ठीक है, कभी कभी तुम नहीं बोलते मैं तो न्यूट्रल, ना इसके साइड ना उसके साइड, मैं तो दोनों के साइड हूँ। तो ये क्या होना है, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। अच्छा ये हुआ कैसे मालूम है? यहाँ देखो, हीलियम 2 4, बेरिलियम यहाँ पे क्या हो भैया 4 9,
ये क्या बनाएगा, कार्बन 6 12 प्लस में 0 1 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, ये न्यूट्रॉन की सिंबल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। बात समझ में आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अभी न्यूक्लियस ऑफ एटम पर बात करते हैं। अच्छा, ये सिंबल देखना बच्चा, थोड़ा सा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव -1, रिलेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव +1, न्यूट्रॉन 0। चलो भाई, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की कौन कौन सा मॉडल आया। मैं आपको पहले बता दूं, एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आ गया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला, तो सबसे पहले जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, तीनों मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आना 100% तय है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, लोगों ने सवाल पूछा कि यार भैया देखो, बात क्या चल रही मालूम है, एटम एक बात तय हो गया था, एटम होगा स्फेरिकल, गोल होगा भाई, ठीक है। अच्छा भैया, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद प्रोटॉन कहां रहेगा और न्यूट्रॉन भी कहां रहेगा, तो इसके अरेंजमेंट की बात करने लग गई। और यही अरेंजमेंट की बात करने जब लग गए तो बना एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही उन्होंने बता दिया था। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं मैं सबसे पहले। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक इज अ स्फेयर और यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज्ड विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द इन इट लाइक अ प्लम इन अ पुडिंग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि देखो रे भैया, वाटरमेलन मेथड जो है ना, तरबूज अगर देखा है आपने तो इस तरीके से गोल अगर काट लो तो कहीं कहीं जो उसके दाने होते हैं ना, ये जैसे कि सीड होते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी जो पल्प है वो क्या कहलाएगा आपका प्रोटॉन। इन्होंने ये बात कही, बिल्कुल वाटरमेलन मेथड या प्लम जो होता है ना, उसमें जब पुडिंग लगे रहते हैं, उस तरीके से ये बात कर रहा है कि ये वाला मॉडल होता है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, इन्होंने एक ही बात बोला कि यार देख भाई, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब सम ऑफ प्लस क्यू इस समेशन, इसका मतलब होता है बेटा सम ऑफ माइनस क्यू। मतलब अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो यहां पे 10 नेगेटिव चार्ज भी होगा। मतलब 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे यहां पे गलत लिख दिया मैंने, मतलब 10 क्या होगा, 10 आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये इन्होंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। बात समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन ये ना बिना हाथ पांव का मॉडल था, कुछ भी समझ नहीं आया। बोले ऐसा कैसे प्लम पुडिंग हो सकता है यार, कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन तो होगा यार इलेक्ट्रॉन का। तो भाई साहब, अच्छा इसको पहले देख लो बच्चे, यहां से पूरा प्लम पुडिंग मॉडल एकदम लिख सकते हो आप एक एक चीज। अगर ये उसको ध्यान से समझे तो जे थॉमसन ने क्या भैया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो मॉडल दिया उसको हमने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको वाटरमेलन मेथड भी मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मॉडल, द एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सीड्स लाइक जो भी होगा ये एम्बेडेड होता है, और बाकी के जो रिमेनिंग स्फेयर है ना वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसके मेन पोस्टुलेट्स, ये सवाल बन सकता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट लिख सकते हो कि एन एटम इज एन स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, आर एम्बेडेड इन दिस स्फेयर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है भैया कि एटम जो होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा भाई। मतलब उसमें ना जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी आगे पता चलेगा, दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इन द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो ये अगर कोई पूछा आपसे क्वेश्चन, ये पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मेन फीचर क्या है इसमें, क्या क्या याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात है। एक तो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द स्फीयर होगा, और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट, ठीक है। और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मेन बात है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब डायग्राम तो ये है आपका। एक और क्वेश्चन बन सकता है, मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब ये फेल क्यों हुआ, ये फेल क्यों। फायदेमंद की बात क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल ऑफ द एटम, पहला ये एक एडवांटेज है। एक्सप्लेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। और हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, और इससे सब पता चला कि यार भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा।
वो जो पहले डाल्टन कहा करते थे कि एटम इंडिविजुअल होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, ये बात तो गलत प्रूफ हो गई। लेकिन लिमिटेशन क्या था? सही बात ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ नहीं रहेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी इसकी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बोल सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, भैया न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं हुई। और फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल हाँ, अब आ गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम। अब देखो बाकी बात हम यहाँ करेंगे। अब रदरफोर्ड आया, कायदे से इनको क्या बोला जाता है मालूम है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने किसकी हेल्प ली? अल्फा पार्टिकल। बोले सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो मैं 2 मिनट में बताता हूं, ये आपके बुक में इसका जिक्र है और आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने क्या करा, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, यहां पे एक रेडियो एक्टिव, वही रेडियो एक्टिव जिससे अपने आप रेडिएशन निकलता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल में आप क्या ले सकते हो? यूरेनियम। यूरेनियम का जो भी है 92 to 35, भले यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जहां से अपने आप रेडिएशंस निकलती है। भैया रेडिएशन निकल रही है मतलब कोई ना कोई पार्टिकल निकल रहा होगा, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं दिखता था, बस इनको इलेक्ट्रिसिटी दिखती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी ले ली इन्होंने, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहां से एक रेज इधर की तरफ जाते हुए दिखा, एक इधर की तरफ जाते हुए दिखा और एक सीधा जाते हुए दिखा। तो ध्यान सुनो भैया, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट, ठीक है। तो इस बात से, और पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस बात से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव की तरफ आ रहा है मतलब जरूर इसमें कोई नेगेटिव पार्टिकल होगी, तो इसमें रहता है बीटा रेज, और बीटा रेज कंटेंट बीटा पार्टिकल। क्या कंटेंट करता है? बीटा पार्टिकल। और जो नेगेटिव की तरफ जाएगा पक्का उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो नेगेटिव की तरफ गया इसको इन्होंने बोला अल्फा रेज, और अल्फा रेज कंटेंट अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है बच्चा, हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। हीलियम अच्छे से नहीं बना, ये रहा हीलियम 2 और ये 4। एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है और मास कितना होता है? 4। इसी को इन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल। अभी आप इतना ही मान के चलो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा? ये बम्बार्ड करेगा। किसमें करेगा? गोल्ड फॉइल में। किसमें करेंगे? गोल्ड फॉइल में। एक्चुअल में इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, फायर्ड अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स एट एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड के बारे में खास बात ये बताता हूं, गोल्ड इज अ हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब सबसे ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, सबसे लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर गोल्ड में। तो इन्होंने क्या करा मालूम है? गोल्ड जो है ना एयू, इसको पीट पीट के बहुत पतला कर दिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करा। बोले कैसे? देखो इधर ये एक बॉक्स है, यहां पर क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम मतलब आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। इसमें से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। एक बीम छोटा सा बनाया भैया, यहां से अल्फा रेज को बम्बार्ड करा। यह है आपका गोल्ड फॉइल, ये है आपका, चलो गोल्ड फॉइल लिख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल आता है ना, अरे भाई कुछ मिठाई नहीं खाते, उसके ऊपर परत लगी रहती है, वो गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, और सच में वही होती है वो। बोले सर हम सोना खा जाते हो, चांदी भी खा जाते हैं? हाँ खा जाते हो, लेकिन वो ना इनट इन नेचर होता है, अंदर जाके कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वैसे तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने आइट साइड में क्या करा मालूम है? चमक ले लिया, चमक, वही चमक, इफ्लोरोसेंस बोलो आप, ZNS या अनदर भी कुछ हो सकता है। तो क्या देखा मालूम है? जैसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी तो कुछ इधर भगे, कुछ इधर भगे, कुछ इधर भगे, कुछ वापस आ गए। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझो। यहां से अल्फा पार्टिकल बीम से पास करा, गोल्ड फॉइल, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली पूरी की पूरी। गोल्ड फॉइल ये बहुत थीन है, और ये इतनी थीन है पता है कितना है? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, मतलब 0.0000004। अरे बहुत छोटी है, ये देखो ना, ये सेंटीमीटर बोल रहा हूं मैं, मीटर में तो और भी हो जाएगी। बहुत ही पतली ले ली इन्होंने। अल्फा पार्टिकल फास्ट है, हैवी है, और पॉसिबल, और डिटेक्ट कर रहा था कौन? ये ZNS, मतलब जिंक सल्फेट में टकरा रही तो पता चल रहा था कि यार ये इधर आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये आया। बस देख पा रहे हो? अब इसको देख के क्या ऑब्जर्वेशन निकला, क्या रिजल्ट निकला, ये सारी बातें अभी हम जान रहे हैं। कायदे से क्या हुआ बच्चा, ये आपके बुक में है। जब आप देखोगे यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद तो ये मिलेंगे बिल्कुल। यहाँ से जो बम्बार्ड करा इन्होंने अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल देख रहे हो बहुत सारे सीधी जा रही थी, बहुत सारे किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। तो यहाँ से ना कुछ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन निकलेगा
इस पूरे एटम में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम बाहर निकालूं, जैसे कि एक एटम मैंने यहां पे बाहर निकाला, ठीक है। अब एक एटम बाहर निकालने के बाद क्या देख रहे हो, पता है क्या हो रहा है? जो भी हो रहा था उसके पूरा अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। एक ऐसी गई, चलो भैया, ऐसी जा रही, इस तरीके से जा रही भैया, ये गई, बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी गई, बिल्कुल ऐसी गई, और फिर यहां से ऐसी चली गई, कुछ ऐसी गई और फिर यहां से ऐसी चली गई, बात समझ में आ रहा है? ये एरो देखना खास करके, यहां पर मैक्सिमम जो है ना अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, मैक्सिमम। और 100 में से एक, 100 में से एक अगर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी गई यहां पे और वापस रिटर्न आ गई। कहां गया मेरा शेप? चलो, ऐसी गई और यहां से ये गोल घूम के, यहां से ये गोल घूम के वापस आ गई, लेकिन बहुत कम, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी जा रही है और एक रिटर्न आ रही है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियस में सोचना बस, सोचना बस, न्यूक्लियस में जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जब तो ये उससे दूर भाग रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी लेके जा रहे हो, तुमको 3 रास्ते मिले, एक में हाईवे में पुलिस, 3 रास्ते, हाईवे में तुमको है ना कोई पुलिस वुलिस दिख नहीं रहा, तुम गाड़ी भगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, रोड खाली है, चलो। दूसरा ये है कि भैया तुम जा रहे हो, आगे पुलिस वाला खड़ा है लेकिन पास में एक गली है, तो तुम क्या पुलिस वाले के साथ भिड़ोगे? चालान काट देगा तुम्हारा। वैसे तुम बच्चे हो अभी 9th क्लास के, तो तुम क्या करोगे? साइड की गली से निकल जाओगे, क्योंकि उससे हमको मिलना नहीं है, हमारी उससे बनेगी नहीं अगर हम मिलेंगे, साइड में चले जाओगे। और मान लो तुम जा रहे हो, रास्ता 1 वे है और सामने पुलिस खड़ी है और सबकी चेकिंग कर रही है, तो तुम जाओगे, देखोगे पुलिस, अरे भागो रे भागो। एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो जरूर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी, इसी की वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या वापस आ रहा है। तो भैया डैम श्योर हो गया कि 3 पोस्टुलेट्स यहां से बाहर आए। कितने पोस्टुलेट्स? 3 पोस्टुलेट्स बाहर आए। और उसके बाद क्या क्या बातें कहा रदरफोर्ड ने, हम सारी बात करें। पहला जो है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मैक्सिमम ऐसे ही चला गया। इससे एक बात पता चली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम जो स्पेस है एटम का खाली है। दूसरी बात, सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, कायदे से इसको आप बोल सकते हो पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है भैया, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेट इन अ स्मॉल स्पेस, और वो कहां था? सेंटर पे था। अच्छा, बहुत कम, बहुत कम, लगभग 20,000 में से कोई एक जो है ना रिटर्न आ गया। इसका मतलब हो गया कि भैया सेंटर पे ही तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है। यही बात यहां पे बोलना चाह रहा है। व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट द न्यूक्लियस डायरेक्टली द बैक बाउंस। ये 3 पोस्टुलेट्स है और इसको आप अच्छे से समझना चाहो। अच्छा, स्कूल में ये बनाओगे, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भैया पोस्टुलेट्स बताओ, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आप ये डायग्राम बनाना और ये आंसर लिखना, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा। ये भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशन है यहां पर देखो, द एटम हैज टीनी, बहुत बार डेंस न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, बहुत छोटा होता है, और एक डेंस एटॉमिक मास कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द एटम। द न्यूक्लियस कैरी ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, और उसी न्यूक्लियस के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है और पूरे एटम का मास उसने उठा रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और द एटम ऑफ द मोस्टली एम्प्टी स्पेस। इतनी बात हो गई। अब पता है, रदरफोर्ड को पूछा कि चलो तुमने तो बता दिया कि भैया जो प्रोटॉन है वो सेंटर पे होगा, तो बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो उसके दिमाग की बत्ती जली। कि क्या बत्ती जली मालूम है भैया? ये ना एकदम सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होगा, सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होगा। बोले कैसे? बोले एकदम ऐसे कि मान ले तेरा क्या है, ये है सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सन है, मतलब सन है, सन के अराउंड क्या होता है? घूमता है। तो बिल्कुल इन्होंने बोला कि यहाँ पर होगा आपका प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ना प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। इतनी बात समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड कंपार्टेड द एटम ऑफ द
मिनिएचर सोलर सिस्टम, ठीक है। न्यूक्लियस एज द सन, इलेक्ट्रॉन एज अ प्लैनेट, ठीक है। न्यूक्लियस को इसको क्या इन्होंने रिप्रेजेंट करा, बोले ये सन होगा और ये क्या होगा आपका प्लैनेट्स होंगे, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, ठीक है। अच्छा बोले यार बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये ऐसा है, ये इस तरीके का है, एक अगर निकालो तो इस तरीके का, फिर ये इस तरीके का, अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहो कि यार भैया किस तरीके से सवाल पूछेंगे स्कूल में, तो वीडियो पॉज करो और ये पूरा लिखो जो मैंने पूरा समझा दिया है, यहां से ऐसे देख लो, ठीक है भैया। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, पूरा पढ़ डालो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे। अब एक फील दिलाता हूं मैं भाई, इन्होंने तो बोला, क्या बोला कि यार देखो ये मेरे पास इस तरीके से कोई एटम है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और ये भी तुम्हारे गोल है, तो यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एटॉमिक रेडियस हो जाएगा क्या, ठीक है। और यहां पर भी तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उनको पूछा गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस रेडियस क्या होगा, तो उन्होंने एक पैरामीटर दिया, क्या दिया मालूम है, बोले यार इसका जो होगा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होगा और इसका होगा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे रेडियस ऑफ द एटम, तो बोलना फर्मी लेवल में होता है। किस लेवल में होता है बच्चा, फर्मी लेवल, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यार भैया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और अगर कोई एटम भी पूछ लेना तो उसका आंसर लिखना फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है बच्चा, एक FM मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इसका मतलब 0.00000 15 बार, मतलब 15 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। ये फील देखो, उन्होंने कंपैरिजन करा कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगा, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको बच्चा, साइज ऑफ द एटम, डायमीटर ऑफ द टाइपिकली एटम और टिपिकली एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं यहां से एक फील दिलाता हूं कि यार कायदे से इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन से कितना दूर घूमता है, वो अगर मैं फील दिलाऊं तो सुनो। मैं एक लेता हूं रेडियस ऑफ एटम, या रेडियस ऑफ एटम ले लिया, यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले लिया, NU लिखा। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो देखना, ध्यान सुन, क्या ये 10 की पावर माइनस का 10 है और ये 10 की पावर माइनस का 15 है। अगर बच्चा इसको सॉल्व करूं तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर प्लस का 15 हो जाएगा। अगर इसको घटाऊं तो देखो तो 10 की पावर 5 आ रहा है, मतलब रेडियस ऑफ एटम जो है इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है क्या, इतनी बात समझ में आ रहा है। अरे इसको उधर ले गया ना, इससे मल्टीपल हो जाएगा ना। अब सुनो, मैंने बोला मान लो कि मैं ना एक न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लेता हूं 1 मीटर। 1 मीटर का मुझे क्या करना है, एक न्यूक्लियस बनाना है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितना दूर घूमेगा इसको फील कराता हूं मैं। तो अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या ये 10 की पावर 5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो 10 की पावर 5 इंटू 1 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब 10 की पावर 5 मीटर हो जाएगा। और 10 की पावर 5 मीटर को अगर मैं दिखाऊं तो 1 2 3 4 5, क्या आपको मालूम है 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। 1 2 3 ये कट गए, 3 कट गए, मतलब कायदे से क्या हुआ मालूम बच्चा, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाया तो यहां से 100 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नहीं आया समझ में, इतना सा 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का मैंने न्यूक्लियस बनाया मैंने, ठीक है, बॉल और कुछ भी ले लिया, तो यहां से 100 किलोमीटर दूर, अब अंदाजा लगा लो अपने अपने घर से कि इतना दूर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हुआ ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज वैकेंट, ठीक है। इतनी बात करने के बाद भी भाई साहब क्या होगा था, फेल हो गया था। फेल होने के पीछे कारण क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ये आएगा। बोले कैसे, देखो हुआ यूं कि ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो भैया अगर ये रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, ये अगर रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, तो तुम भी, अगर तुमको भी गोल चक्कर कटवाए तो तुम भी थक जाओगे। अरे थकोगे नहीं, थकोगे ऑब्वियसली थक जाओगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रिवॉल्व करेंगे थकेगा। तो उस टाइम पे ना क्या हुआ मालूम है, मैक्सवेल आया, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट है भैया बड़े नाम का। बोले चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है ना तो एनर्जी रिलीज करता है, भैया एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। बात समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो इस हिसाब से एक और चीज, पहली बात तो यहां पे ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम में दो चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। और दूसरा भैया न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे राउंड एंड राउंड घूमेगा तो यार थकेगा, एनर्जी लूज होगी, तो धीरे धीरे आके इसके पास बैठ जाना चाहिए। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच में प्रॉपर अट्रैक्शन फोर्स लगे जा रहा है, तो एक टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे इसको सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो वही का वही घूमते रहता है, ये वही का वही घूमते रहता है। तो मतलब रदरफोर्ड ने क्या करा भैया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता नहीं पाया। मतलब अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो आप बोलना ये कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इट रेडिएट एनर्जी एंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इट गेट कोलैप्स विद सम टाइम, बट दैट इज नॉट अकर। ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे जब नहीं होता है ना, तो यार कुछ तो गड़बड़ है, इससे कुछ अच्छा हमको चाहिए। मतलब ये है कि एटम जो है ना, होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रदरफोर्ड इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाए। क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम डू नॉट कोलैप्स। मतलब एक बेटर मॉडल की जरूरत है, और ये बेटर मॉडल है बच्चा। अब बोहर कहां गया भैया, ये रहा बोहर ने कुछ भी नहीं करा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को उठा के सिर्फ एक लाइन पटक दी। बोले क्या, बोले देखो रे भैया, जब ऐसा गोल गोल घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा गोल गोल घूमता है ना, तो जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा वहां पर वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा। बस फर्क होगा कि यहां पे एनर्जी का लेवल अलग होगा, यहां पे एनर्जी का लेवल अलग होगा, यहां पर एनर्जी का लेवल अलग होगा, लेकिन जो भी होगा यहां पर सेम होगा, जो भी होगा यहां पर सेम होगा, जो भी होगा यहां पर सेम होगा। बात समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? नील बोहर सॉल्व द रदरफोर्ड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। सिर्फ जो उसकी कमी थी उन्होंने उसके बारे में जवाब देके नोबेल प्राइज ले गया था भैया। प्रॉब्लम इंट्रोड्यूसिंग बाय द रेडियल आइडियल, जो भी है, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ घूमता है, तो अर्थ एक ऑर्बिट में घूमता है बच्चा। ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल दोज इन द ऑर्बिट। यहां पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। हो गया भाई, बात खत्म। तो ये शायद अच्छे से दिख नहीं पा रहा बच्चा। इसके पॉस्टुलेट्स क्या है, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहली बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। भैया इलेक्ट्रॉन, पहली बात यह है कि यह है आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेल। इतनी बात ठीक है। अच्छा, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड, दीज ऑर्बिट हैव डेफिनेट एनर्जी। भैया हर एक ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज व्हाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। ये याद रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या थे मालूम है? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये मेरिट हो गया। दूसरा, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये 11th क्लास में पढ़ोगे, अपनों को है नहीं। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये तो बहुत अच्छी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात कही कि जहां भी घूमेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लिमिटेशन, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, अपनों को बात नहीं करना है। और पता है इसका जो मॉडल था ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही काम कर रहा था, बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों पे काम नहीं कर रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक पे ही काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो आप हायर स्टडी क्लास पढ़ोगे। अच्छा, बुक में जब देखोगे ना बच्चा, तो बीच में एक चीज आएगी, क्या आएगी मालूम है? देखो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूमता है। अच्छा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास जीरो चार्ज। ठीक है। अब इन दोनों में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो है नहीं, है ना, और एक छोटी सी जगह में हाईली पैक्ड है ये, और हाईली पैक्ड है तो इसको कोई ना कोई फोर्स तो है जो बांध के रखा है। अब बांध के रखने का फोर्स जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको वहां पे लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां देखो, यहां पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है हमारे पास। ये प्रोटॉन, अरे कहां गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो दो हाईली पैक्ड है यहां पर, और जिस फोर्स से पैक्ड है, जिस फोर्स ने इसको ऐसा पैक कर रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पे देखो भैया क्या बोल रहे हैं, यहां पे
प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज, दे शुड रिपेल। अच्छा एक और चीज, इसके और इसके बीच में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी तो रिपल्शन हो रहा है, खतरनाक। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो प्रोटॉन के बीच में भी तो रिपल्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वहां पर बंधे हुए हैं। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और वो इसके रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग नॉन फोर्स इज नेचर एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एंड ओवरकम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन। खैर इतनी बात नहीं करना, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसके रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या इतनी बात ठीक है? क्या इतनी बात ठीक है? आगे बढ़ो। अब कहानी शुरू होती है, ये छोटा सा टॉपिक। भैया देखो, अब हर एक के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इतनी बात पता चली गई है, तो यार इनका सिंबल कैसा होगा? इनका सिंबल सबसे पहले बात करने के लिए कौन आया हमारे पास? डाल्टन, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने बोला कि यार भैया देखो, मैं ना 2000 मैं 1803 से काम कर रहा हूं, लेकिन 1808 में मैंने क्या बताया तुमको कि यार देखो एटम सबसे छोटा होता है। भले यार मैंने ना कुछ सिंबल बनाया है, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग सिंबल। यहाँ पे देखो डाल्टन आर्टस्टी ने यूज द पिक्टोरियल सिंबल फॉर द एलिमेंट, सर्कल, क्रॉस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप, बहुत सारे शेप लिया। while the creative these were difficult to write, draw and print। अब यार ये से कैसे बावासीर सरी का डायग्राम बनाया इनने, अब इनको क्या करें अपन, कैसे लिखे? अब जैसे देखो हाइड्रोजन ऐसा रहता है, कार्बन ऐसा रहता है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, लेड, ये मर्क्यूरी तो अपन बना ही नहीं पाएंगे, मर्क्यूरी मरी जाएंगे इसको तो बनाते। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी मालूम है? इसको अपन लिखेंगे कैसे, प्रिंट कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, मान लो कि मुझे H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा यार? H ऐसा गोल बिंदी लिखूंगा एक, और 2 को क्या करूंगा? ऐसे करूंगा, और फिर O को क्या करूंगा? ऐसे। अब क्या ही बाबा जैसा डायग्राम बनाइए। ओ तो ऐसा थोड़ी होता है। बोले इसमें गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है तो क्या हुआ, कुछ और लाना चाहिए, तो आया बर्जीलियस आए भैया 1813 में। इन्होंने बोला कि यार देख भाई, तू जो डायग्राम दे रहा है वो डायग्राम नहीं होगा। बोले क्या करना है? बोले जो भी उसका इंग्लिश नाम है या लैटिन नाम है, अरबी, फारसी, उर्दू, जो भी नाम है, आप है ना उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखो और उसका दूसरा लेटर स्मॉल में लिखो, और दोनों को मिला के आप बात करो। बोले कैसे? नहीं समझ में आया। बोले बर्जीलियस रूल्स फॉर और IUPAC सिस्टम। अभी समझाता हूं क्या हो। इन्होंने बोला कि प्रपोज यूजिंग 1 or 2 एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट लैटिन नेम या इंग्लिश नेम, कुछ भी होगा। पहला 1 या 2 लेटर निकालो आप, एज इट्स सिंबल, सिंपल, प्रिंटेड इजीली और यूनिवर्सली अंडरस्टैंड। अब ये जो है ना, इससे तो बेहतर ही है। सिंबल भी है, स्ट्रक्चर भी है, नहीं समझ में आ, शेप भी है, नहीं समझ में आ रहा है। बोले आप तो काम करो, इंग्लिश नाम या लैटिन नाम जो भी हो, उसका पहला 1 या 2 लेटर निकालो और आप उसको लिख दो, है ना। और उसमें ना प्रिंट करने में अच्छा आएगा, लिखने में भी अच्छा रहेगा, और सबके सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो बोले यार इसको इस रूल से करना पड़ेगा, IUPAC रूल। IUPAC बेटा एक संस्थान है जहां पर साइंटिस्ट लोग कुछ भी डिस्कवर वगैरह करते हैं ना, वहां लेके जाते हैं, फिर वो उनको क्या करते हैं, उस हिसाब से नाम वाम लिखा के देते हैं। अब देखो हुआ क्या इस केस में। बोला कि यार देख, रूल नंबर 1 है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। अच्छा, सम सिंबल कम फ्रॉम द लैटिन नेम, आन दो, लैटिन नाम से भी कुछ आएगा, आन दो। जैसे कि मेरे पास क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ऐसा लिखूंगा मैं, A और L, नहीं, पहला बड़ा और छोटा L, सॉरी बेटा, ऐसा लिखूंगा। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ग्लोबली है भैया, यहां पर सारे नामकरण किया जाता है। तो ये बर्जीलियस ने ये सिस्टम दिया, तो इस सिस्टम के हिसाब से हमारे पास ये नाम आए, हमारे बुक में ये लिखा है। जैसे एल्यूमिनियम का AL, ऑर्गन का AR, बेरियम का BA, बोरॉन का B, कैल्शियम का क्या करा? CA, ठीक है। ये देखो शुरू का लेटर, कार्बन का C ले लिया, शुरू का लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल। लेकिन कुछ लैटिन नाम, जैसे कि यहां पे देखो क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम बोलते थे लैटिन में, इसका क्या निकल के आया? Cu। फ्लोरीन का F, गोल्ड का क्या होता है मालूम? ऑरम। मैं AU गोल्ड कर रहा था ना, गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे अपन, ऑरम बोलते हैं, ये क्या होता है? AU। हाइड्रोजन H, आयोडीन। अच्छा, आयरन जो है ना उसका सिंबल होता है Fe, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? कहां से नाम आया? लैटिन नाम फेरम। ये प्लम्बम PB, मैग्नीशियम Mg, नियोन का Ne। अच्छा, पोटेशियम का क्या होता है मालूम है? केलियम K, सिल्वर का अर्जेंटिनम। तो ये कुछ नाम याद रखना जो लैटिन नाम से आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की अब हम बात करेंगे, तो मैं ना तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना।
भैया एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट तो अभी तक हमने क्या 118 डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको ना 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन टू कैल्शियम आपको याद रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन टू कैल्शियम कैसे याद करोगे बच्चा, मैं उसके लिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है भैया? फ्लोरीन। फिर क्या आएगा आपका? नियॉन। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया? ठीक। उसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, सल्फर के बाद आएगा आपका किसका? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ऑर्गन, फिर पोटेशियम और ये कैल्शियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ऊपर जो लिखा है ये सब एटॉमिक नंबर है और ये इसके सिंबल है। अब यहां तक आप याद कर लेना। बोले कैसे याद करोगे? ट्रिक देखो, थोड़ा सा अपने मन से भी निमोनिक्स बना सकते हो। हाय हेलो लिसन, हाय हाइड्रोजन, हेलो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इतनी बात हो गया भाई। अपने दोस्त से बोलो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज आएगा फ्राइडे रात को, और ठीक है। अब बोले यहां से चेंज हो जाएगा ना मांग आलू चिप्स और सिल्क। पर लड़कियों को ज़्यादा सिल्क विल्क पसंद होता है, खैर जो भी हो भाई। देखो अब हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम भी अपना कर सकते हो। ना मांग आलू सिल्क, पैसे से कल अरेंज करके खा लेना। अरेंज करके आगे तो खा ही लोगे ना, मतलब आप मत मांग भाई। तो ये कुछ तरीके से आप याद रख सकते हो निमोनिक्स। अच्छा, हर एक का एटॉमिक नंबर होता है और उसका मास भी होता है। मैं इसी में इसका मास भी लिखा दूंगा। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहली बात बच्चा, ये क्या होता है मालूम है? एक इसको ले में एलिमेंट, यहाँ जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं जेड, यहाँ जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अपन ए, और ये जो होता है ना इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और कायदे से देखा जाए एटॉमिक नंबर अगर गिनोगे ना तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं क्या होता है? प्रोटॉन। अच्छा, एक और बात बताओ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या बाकी किसी का भी ले लो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? यही एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन कोई बोले तो क्या बोलना मालूम है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग Z से लिखते हैं। Z इज इक्वल टू ये क्या है बच्चा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द इन द न्यूक्लियस। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 6 होता है। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। हो गया काम, ठीक है। ये एग्जांपल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अभी दिखाया था ना कितना होता है? 8। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 8। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। समझ में आ गया? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे की कहानी सॉरी, ये आपके बुक में एग्जांपल देख रहे हैं। लिथियम, लिथियम के बहुत सारे एटम, उसमें से एक एटम को बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस। लिथियम को अगर आप देखोगे Li, कहा गया भैया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है। मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अभी हमने न्यूट्रॉन की बात नहीं करी, न्यूट्रॉन की अभी हम बात करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए है, बाकी इसको पढ़ना एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास जो होता है ना, एक बात बताओ, ये क्या आपके पास ये एटम है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर है। अभी मैंने बोला था ना, अगर 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाऊंगा तो 100 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारे अरे कुछ भी छोड़ो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक डेंस मास है क्या? यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है इसलिए ना इसका मास लेते नहीं है। तो पता है ये जो है ना दोनों का कंबाइंड, इसी को बोलते हैं, मतलब ये कह सकते हो आप कि यार मास ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वही आपका क्या होगा मालूम है? मास ऑफ एटम। और मास ऑफ एटम को हम लोग लिखते हैं ए से, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ही तुम्हारा एटॉमिक मास होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जो इस न्यूक्लियस का, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहां देखो मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर नंबर या एटॉमिक मास आप बोल दो।
अच्छा, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, कार्बन का मास 12, Z6, न्यूट्रॉन अभी निकाल रहा हूं। इतनी बात समझ में आया? एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब सवाल देखो, यहां से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मेरे पास कार्बन है 6 होता है, इसका मास होता है 12, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पे प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ। तो अभी देखो, क्या ये है मेरा एटॉमिक नंबर बराबर 6, इसका मतलब प्रोटॉन बराबर 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या हो गया 6। लेकिन हमको एक बात मालूम है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो एटॉमिक मास इसका कितना है 12, प्रोटॉन कितना है 6, प्लस में न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 12 माइनस का 6 इसका न्यूट्रॉन, तो ये भी तो है 6, मतलब इस केस में न्यूट्रॉन भी आपके कितने हैं 6। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं। एग्जांपल मैंने लिया सोडियम। क्या ये एटॉमिक नंबर यहां पर कितना है? इसका 11 और इसका मास होता है बच्चा 23। तो ये जितना है Z बराबर यहां पे 11 है, तो P बराबर मुझे मिलेगा 11, E बराबर मिलेगा 11। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं नहीं मालूम। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका देखो, क्या मैं इसको ऐसा करूं, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतना कर लिया तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 23 बराबर प्रोटॉन मालूम है कितना 11 प्लस में न्यूट्रॉन नहीं मालूम, तो 23 माइनस में 11 बराबर न्यूट्रॉन। तो क्या न्यूट्रॉन बराबर इस केस में मुझे 12 मिल रहा है, मतलब न्यूट्रॉन जो है इस केस में कितना है 12। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, जहां पे आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, कैसे हम नोटेशन करते हैं, कैसे रीड करते हैं? अभी बोला था x, यहाँ पे रहता है z, यहाँ पे रहता है आपका a, और ये बीच वाला क्या रहता है आपका एलिमेंट। ये आपने बहुत खूब जाना है, ये आपका एटॉमिक नंबर और ये आपका एटॉमिक मास, ठीक है, ध्यान रखना। और एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। हाउ टू रीड, ये फौरी बात बता चुका हूं मैं। अब देखो, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोहर ने तो बोल दिया कि यार जो है ना, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स होंगे हमारे पास, ये अलग अलग शेल होंगे। इन्होंने इस शेल का नाम दिया KLMN, एक और होगा N। तो इन शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और सबकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये कहां से आएगा, क्या फॉर्मूला है? तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि देखो अलग अलग जो शेल है हमारे पास, शेल क्या है भैया, KLMN। इसके लिए मैं फॉर्मूला देता हूं 2n², जहां पे n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल हो जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल मतलब यहां पे n = 1 2 3 4 होगा। तो अगर मैं k के लिए बात करूं, तो अगर फॉर k के लिए बात करूं तो इसके लिए n बराबर 1, तो k जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे k शेल में, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा भाई, समझ आया? अगर k के बाद अगर मैं l में बात करूं यहां पर, तो l में अगर बात करूं तो l के लिए n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 का स्क्वायर, ये 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। फिर अगर कोई n में बोले, KLM में बोले, तो m के लिए n बराबर कितना 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया 2 × 9 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बस इसका याद रखना, 2n² रूल। बात समझ में आ रहा? आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, 18 नहीं होगा, क्योंकि भयानक रिपल्शन होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अपन 8 तक ही बात करेंगे। अब कैसे करेंगे, अभी देखो, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, भैया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहेंगे, अलग अलग जगह भी रहेंगे ना, तो उसके लिए अलग अलग ऑर्बिट दे रखा है। तो एक एग्जांपल देख लो, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि क्या कहना। जैसे मेरे पास सोडियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो कैसे फिल करूंगा मालूम है? सोडियम पहले में 2 जाएगा, पक्का है। पहले में कितने जाएगा, K में कितने जाता है 2, K में 2, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से काम चलते हैं। यहां पे 2 हो गया, कितने बचे 8, ये हो गया 8, 10 हो गए, बचा 1। इसका ध्यान देना बहुत काम की चीज है ये, अभी बात करेंगे जस्ट इसके आगे। अच्छा, अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, भाई K में कितना हो जाएगा 2, बचा कितने, अगले में कितना जा सकता है 8, लेकिन मेरे पास 8 नहीं है, तो 6 ही रखो। उसमें देखना 9 बचा था, 8 इसमें दिया, अगले में कितना दिया 1। तुम बोलते एक ही बार में 9 रख दो, गलत हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम 8, ठीक है। 18 बहुत मुश्किल से, आप तो बस KLMN में ऐसा याद रखना, 2 8 8, फिर जो बच जाएगा वो लिख दो, यही चलेगा। अभी 20 तक तो यही चलेगा। अच्छा, मैंने अगर ले लिया जैसे कि कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो K में कितना जाएगा 2,
कितने बचे 18, कितना हो गया 10, 10 हो गए अभी 10 हो गए, 10 बचे, अगले में ले लिया 8, कितना भैया 18, अगले में क्या बच जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है बच्चा? ये इस तरीके से आप करोगे। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए कि आपको ये भी करना है कि आप किसका पोटेशियम का 19 का करोगे, ऑर्गन का करोगे 18 का, क्लोरीन का करोगे 17 का, और नाइट्रोजन का करोगे 7। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखोगे ना हर सेल में, जैसे कि सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम में कितने शेल है? 3 शेल है। यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, क्या ये मेरे पास सोडियम है? सोडियम में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अगले में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, और लास्ट में कितना? 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन लिया था मैंने, यहां पर देखो पहले में 2, यहां पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? समझ गए? इसको बोलते हैं बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो किस रूल से आया है? 2n रूल से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको कोई सा भी एलिमेंट दे देंगे और उसका इस तरीके से करने के लिए बोलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो क्या एलिमेंट में किसके कितना ज़्यादा है और क्या नहीं है। जैसे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन है 17 होता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? KLMN, भैया क्या हो जाएगा? 2, फिर 8, 10 हो गए, बचे कितने? 7, जा कितने सकते? 8, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 7 के साथ ही रख देंगे, जाएगा तो 8। अच्छा, अगर 9 होता तो मैं 8 रखता और एक उस अगले शेल में रख देता। ठीक है। अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी में 2 कॉन्सेप्ट है। अभी देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे सुनो मेरी बात, सोडियम ले लिया मैंने, अभी समझाता हूं। इसका अगर KLMN करूं ना तो क्या हो जाएगा मालूम है? 2 8 और 1। ये जो है कायदे से देखोगे तो एक ऐसा हो जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक ऐसा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक ऐसा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो है ना, ये आउटर शेल है, ये आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या मालूम है? आउटर शेल या वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल। और इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो हमने करा था ये जो काम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 2। क्लोरीन में कितने हैं भैया? क्लोरीन में कितने? कहा गया क्लोरीन? 7। ये वैलेंस। तो वैलेंस शेल और वैलेंसी में क्या फर्क है? तो सुना, सबसे पहले वैलेंसी का मतलब क्या होता है मालूम है? वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। मैं इतना अंग्रेजी समझ नहीं पाता तो मैं क्या बोलता मालूम है? वैलेंसी का एकदम शॉर्टकट, और इससे आपका 12th क्लास तक की केमिस्ट्री को धुआं धुआं कर दोगे बच्चा। क्या है? द मिनिमम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required to complete their octet। बोले सर ये क्या नया ऑक्टेट ऑक्टोपस ले आए आप? ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट और कभी कभी डबलेट भी होता है, ऑक्टेट या कभी कभी डबलेट भी होता है। ठीक है, मतलब आखिरी में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ रहा है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर द ऑक्टेट रूल मतलब ये कहता है या तो आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन दो या 2 इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। इन द आउटरमोस्ट शेल द गेन और लॉस, भले तो कुछ भी कर। जैसे कोई बच्चा मान लो कि ना जिद पकड़ लिया कि मेरे को तो साइकिल चाहिए ही चाहिए जब भी स्कूल जाऊंगा, भले पापा ला के दे या चुरा के लाए या कुछ भी करके लाए, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरे को स्कूल जाना है। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या बोलता है एटम कि यार मेरे को आखिरी में ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ भी हो मेरे को नहीं मालूम, भले लेना पड़े या देना पड़े। तो भैया बड़ा ही सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं मैं और तुमको मजा ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने बार बार बोला सोडियम का, अगर मैं इसका KLMN करूं तो क्या हो जाएगा? पहले 2 8 1। ठीक है, और एक और मैं बोलता हूं जैसे कि क्लोरीन ले लिया मैंने, अगर मैं इसका देखो ये 11 होता है ना, इसका 17 होता है। अगर KLMN करूं मैं इसका KLMN 2 8 और 7, इन दोनों को देखो, क्या ये इसमें M और इसमें भी M, क्या ये वैलेंस शेल है? अरे वैलेंस शेल है ना। ये बोलेगा कि मेरे को ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा मेरे को ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो, तुम 2 दोस्त मूवी देखने जा रहे हो, एक के पास 99 रुपीज़ है और एक के पास 1 रुपया है। दोनों मूवी देखने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, ना तो ये 1 रुपये की वजह से टिकट खरीद पा रहा है, 100 रुपये की टिकट है, ना ये खरीद पा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए, खैर आपका दोस्त कमीना नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे 99 रुपये भी छीन लेगा वो।
यहां पर अगर देखा जाए इस सिनेरियो को तो ये समझ में आता है कि 99 रुपीज़ है ना, एक काम करो इसको 1 रुपये दे दो, इसका काम हो जाएगा, मेरा भले हो या ना हो। दोस्त ऐसे भी तो होते हैं, तेरा भला हो जाए बेटा, जा तो खुश रहे। तो देखा जाए तो यहां पर ये क्या बोलेगा मालूम है, अरे यार मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा। ये बोलेगा अरे यार मुझे तो बस 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा मालूम है, एक काम कर, ले रे जा तू ले ले। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या कर देगा ये इलेक्ट्रॉन, किसको कर देगा, क्लोरीन को। तो सोडियम कैसा हो जाएगा मालूम है, सोडियम ने क्या करा, Na जो था KLMN, इसके 2 और 8, 2 और 8, पता है Na पॉजिटिव हो जाएगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो Na पॉजिटिव, तो इससे क्या हुआ मालूम है, इसकी जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी इज इक्वल टू +1 हो जाएगी। भैया यहां पे वैलेंसी में याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको याद रखना भाई। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन कैसा हो गया मालूम है, देखो KLMN अगर देखेंगे तो 2 8, ये 8, ये भी कंप्लीट, ये भी खुश, ये भी खुश। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब ध्यान से बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, Na पॉजिटिव और अगर Cl नेगेटिव को अगर मैं पास में रखूंगा तो ये दोनों बोलेंगे अच्छा बेटा तेरे पास पॉजिटिव मेरे पास नेगेटिव, आ जाओ मिलके रह लेंगे, और ये बन जाएगा आपके ये टेबल सॉल्ट। बात समझे बच्चा, ये टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैलेंसीज होता है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाह रहा हूं, इफ अगर लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, इफ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर 3 तक होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। और इस केस में वैलेंसी जो होगी वो वैलेंसी क्या हो जाएगी मालूम है, पॉजिटिव, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इफ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन बी, अगर लास्ट शेल में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी बच्चा, नेगेटिव। बोले इन दोनों तथ्यों को आप समझाओ सर, तो दोनों तथ्यों को समझाने के लिए एक ले लेता हूं, सोडियम ले लिया मैंने, अभी +1 आया भैया, ठीक है। एक ले लो आप मैग्नीशियम, ये 2 8 1 था, ये 2 8 2 हो जाएगा क्योंकि इसका एटम नंबर 12 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो क्या जाएगा Mg2 पॉजिटिव। बोले सर नेगेटिव वाला दिखाओ, मैं काम कर लेता हूं भाई, किसका ले लो मैं, अरे इसका एक और ले लेते एग्जांपल, सॉरी बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम का। 19 होता है क्या, तो 2 8 8 1, अरे KLMN देखो ना 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये K पॉजिटिव, मतलब 2 8 और 8, ये भी खुश। यहां पर चलो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, KLMN। बोले सर एक बात तो बता दिया, दूसरी बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, O2 मत लिखो, सिर्फ ऑक्सीजन लिखो। O 8 होता है, 2 और 6, भाई साहब नाइट्रोजन को भी देखो 7 होता है, 2 और 5। इन दोनों ही केस में आखिरी में कितना, 5 और 6 क्या, चलो एक काम करो फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 और 7। बात समझ में आ रहा है, मैंने बोला था आखिरी में अगर 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बोलेगा मेरे को ना 2 इलेक्ट्रॉन दो साहब, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या जाएगा मालूम है, KLMN को अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हुआ ना, ये कॉन्फिगरेशन हो गया O2 नेगेटिव का। तो इस केस में वैलेंसी क्या आई, नेगेटिव। इसमें क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा N3 नेगेटिव, मतलब क्या जाएगा KLMN 2 और 8। इस केस में बोलेगा अरे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो क्या बन जाएगा फ्लोरीन -1, 2 8 हो गया। क्लियर है, ये बोलता भैया। अच्छा, डीपर लुक ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक तो आइसोटोप ज्यादा याद मत रखो बेटा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, बस इतना याद रखना। सेम एटॉमिक नंबर, आप तो ऐसा लिखना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एलिमेंट मत बोलो, सेम एटॉमिक नंबर बोलो, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन 1H2 1H3, इसका नाम है क्या, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम। ये सब देखो, सबके ऊपर जो लिखा रहता है वो मास होता है, मास क्या है आपका, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स, याद रखना है इसका। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। और भी होता है कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ये 7 14 भी होता है, नाइट्रोजन 7 और 15 भी होता है।
ये आइसोटोप्स है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आगे की कहानी, आइसोटोप्स कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहाँ पर देखो हर एक केस में कितना क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर कार्बन 13 की मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होगा भैया, 13, प्रोटॉन 13। अरे ये तो मास है ना, ये तो मास है ना, ये कुछ ऐसा है ना भाई, कार्बन C6 13, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या है 6। अच्छा A बराबर P प्लस N होता है क्या, तो A कितना हो गया 13, ये हो गया 6, प्लस में हो गया न्यूट्रॉन 6 बराबर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इसके लिए कितना आ गया 7। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये फोकट की बात है। ठीक, आइसोटोप्स का कुछ बहुत खतरनाक काम है भैया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूरेनियम 235, इसका ना काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर एटम बॉम्ब वगैरह बनाने में, ये वाला यूरेनियम 235 होता है। फिजन मतलब टूटने के बाद बहुत भयानक एनर्जी निकालता है, जैसे कि आपके पास एटम बॉम्ब फटता है तो कैसी की एनर्जी निकलती है वो। आयोडीन भी एक एलिमेंट है बच्चा, ये थायराइड में काम आता है, थायराइड की ट्रीटमेंट। थायराइड मतलब यहाँ पर गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है बच्चा, और उल्टी सीधी खान पान और बैड हैबिट्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड का सिक्रेशन होता है जो ग्लूकोज को मेंटेन रखता है वो काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए इंसान थका और ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छा कोबाल्ट का यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, है ना, जो कैंसर सेल्स होता है ना जा के मारता है। और कार्बन 14 जो है ना, जैसे पुराने जमाने में डायनासोर कब मरा था, क्या हुआ था, मतलब उसकी एज पता करने के लिए, एज ऑफ फॉसिल्स पता करने के लिए कार्बन 14 का हम लोग यूज करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। जैसे कि कोई पुरानी कंकाल मिल गई तो उसको कैसे पता चला कि कितने साल पुराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कार्बन 14 का यूज करोगे। एंड लास्ट वन इज द एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास मतलब कहाँ से आता है मालूम है, आइसोटोप्स से आता है। आइसोटोप्स भैया अलग अलग टाइप के रहते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास अलग अलग होता है, और जब मास अलग अलग होता है तो भैया उसका एटॉमिक मास लेने में हमें दिक्कत आ जाती है। तो फिर क्या करेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं क्लोरीन का लूँ तो 75% क्लोरीन 35 निकलता है, मतलब क्लोरीन यहाँ पे 17, यहाँ पे 35, और फिर 25% निकलता है क्लोरीन, यहाँ पे 17, 37। तो इन दोनों को मिला के इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास निकाला। कुछ भी नहीं होता है, समेशन ऑफ मास इनटू अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कितना आपको कितना आपको मिल रहा है। तो देखो 35 वाला कितना मिल रहा है मुझे, 35 इंटू 75% प्लस में ये कितना है 25 इंटू, एक मिनट, क्या है ये 37 इंटू 25%। तो सिंपल है, 35 इंटू 75/100 हो जाएगा, प्लस में 37 इंटू 25/100 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 35 इंटू मिलेगा 0.75, प्लस में इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 37 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा आपका 26.25, प्लस में ये हो जाएगा आपका 9.25, लगभग 35.5। ये एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। अगर आप क्लोरीन को देखोगे ना, ये 17 तो ये 35.5, ये इसका मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक, अब आइसोबार में ऐसा लिखना भैया, ये मत लिखना सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे मेरे पास है एक ऑर्गन पोटेशियम और ये कैल्शियम, इसका मास होता नंबर होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20, लेकिन सबका मास 40। बात समझ में आ रहा है बच्चा, ये होता है आपका आइसोबार। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार, उसके एग्जांपल तो बोलना कि दोज एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये चैप्टर यहां से शुरू हुआ था, डाल्टन से, थॉमसन पे आया, रदरफोर्ड पे आया, बोहर पे आया, और मॉडर्न अभी जो है ना, अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेथड चल रहा है और आगे डिस्कवरी होती जा रही है, और कुछ भी हो सकता है बच्चा। ये अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, बच्चा देखो मेहनत लगती है और हर चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं होता है, और केमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करें, एक कमेंट लिख दे बस, हमारा पूरा दिन बन जाएगा, हमारा चेहरा खिल जाएगा। थैंक यू बच्चा।